पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा है, ठीक है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने जैसे 6 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, तो इसमें मेरे को 3 करना था, है ना? कौन से क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या? जो स्ट्रक्चर बताया, तो इसमें मैंने 6 बताया, तो इसमें से मुझे 3 करना था। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि 3 करने में बहुत छोटा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, छोटा होगा, तभी तो बोल रहा हूँ ना यार, कि मैं क्वेश्चन दूंगा आज से आपको 2, आप उसका लिखना, फिर बताता हूँ आपको मैं कल से कि कहाँ भी आपको इम्प्रूवमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्योंकि इसमें आउटलाइन द की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ द ग्राउंड लेवल ओजोन इन इंडियन सिटीज, व्हाई इज इट कंसीडर्ड अ साइलेंट पॉल्यूशन इन इंडिया एयर पॉल्यूशन लैंडस्केप? हाँ। इसमें पहले ये बताना है, 2 हम्म। ही पार्ट है इसमें। हम्म। सॉल्यूशन बता देंगे बाद में। हम्म। आउटलाइन द की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू राइज ऑफ, तो सबसे पहले तो कि फैक्टर्स क्या है जिस हम्म कारण से ग्राउंड लेवल ओजोन हो रहा है, फिर वो किस तरीके से साइलेंट पॉल्यूटेंट है। तो कितने पार्ट्स हो गए इसके? इसके 2 पार्ट हो गए, बट पॉल्यूटेंट तो मतलब हमको एक दो डालनी पड़ेगी कि वे फॉरवर्ड में इसका बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, बे फॉरवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बे फॉरवर्ड को लिखिए उसमें कंक्लूजन में, इसमें, क्योंकि आप चैलेंजेस कहाँ लिख रहे हैं इसमें, चैलेंज थोड़ी लिख रहे हैं इसमें। वो तो लिख रहा है कि व्हाई इज इट कंसिडर्ड एज ए साइलेंट पोल्यूटेंट है, दैट्स इट। तो ये चैलेंजेस थोड़ी है। जहाँ पे आप डायरेक्ट चैलेंज लिखे हो ना, वहाँ पे लिखना अलग से बे फॉरवर्ड है, जब ना पूछा हो तो। अदरवाइज आपको कंक्लूजन के साथ ही मिस कर देना है अपने बे फॉरवर्ड को। हाँ, अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? हेलो। इंट्रोडक्शन में ग्राउंड लेवल ओजोन जो है उसका फॉर्मेशन बता सकते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, HFCs एंड CFCs। आप सिंपल ये लिखिए ना कि ओजोन जो है ना 2 फॉर्म में मिलती है, एक होती है ग्राउंड लेवल में और एक होती है स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर में। जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है ना, वो हार्मफुल होती है। एंड इट इज कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। बस ऐसा लिख दीजिए, उसका बैकग्राउंड लिख दीजिए कि ओजोन 2 जगह मिलती है, एक ग्राउंड लेवल, एक कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक है, ऐसा। थोड़ा सा क्या है ना, दूसरों से अलग लिखने का ट्राई किया करें। तो ये चीज़ जो है ना, जो है ना, बहुत जनरल चीज़ होती है जो आप बताते हैं कभी कभी, तो थोड़ा सा ट्राई टू बी डिफरेंट है। अब बताइए क्या क्या की फैक्टर्स हैं? की फैक्टर्स जो है हम्म। ये व्हीकुलर इमिशन हो जाएगा। हम्म। मेजर वाला जो पहला तो वो आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज, वहाँ से HFC वगैरह निकलती है। तो हम्म। फिर इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, हाँ। इमिशंस है। फिर उसके बाद माइनिंग वगैरह से भी निकलती है, वॉल्केनिक इरप्शंस है। वॉल्केनिक इरप्शन ठीक है, कह सकते हैं। एक मेजर चीज़ आप नहीं बता रहे हैं, जो आज के टाइम में बहुत बड़ा रीजन है ग्राउंड लेवल ओजोन का, स्पेशली इन सिटी। रेफ्रिजरेशन वाला ना, कौन सा? कूलिंग फैसिलिटी, एसी वाला। कौन सा? एसी कूलिंग फैसिलिटीज, रेफ्रिजरेशन। नहीं नहीं, अर्बन हीट आइलैंड। अच्छा। is one of the biggest region nowadays in urban areas to create ground level ozone pollution basically। तो आप जो है ना ये ले सकते थे इसमें। तो क्या है ना कि देखिए, हमेशा लिखने से पहले क्या है ना कि थोड़ा 10 सेकंड सोचिए कि मैं आपसे अपने पॉइंट को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकती हूँ मैं, फिर लिखने का ट्राई कीजिए आप। हाँ, आप बताइए कि इसके जो है ना उसमें क्या लिखेंगे? व्हाई इट इज कॉल्ड साइलेंट पोल्यूटेंट? व्हाई इसको साइलेंट पॉल्यूटेंट में, बिकॉज एक तो ये पल्मोनरी डिसऑर्डर क्रिएट करता है, कॉज करता है। क्या करता है? साइलेंट पल्मोनरी डिसऑर्डर, मतलब लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं। तो इसलिए इसको साइलेंट कहते हैं, साइलेंट पोल्यूटेंट। हाँ, साइलेंट पोल्यूटेंट इसको इसलिए कहते हैं। अच्छा, ये नहीं
व्हाई इज इट कॉल्ड साइलेंट पोल्यूटेंट? साइलेंट पॉल्यूटेंट क्यों कहा जा रहा है इसको? मतलब कि ये जो है ना पोल्यूटेंट है, ग्राउंड ये मतलब पोल्यूटेंट है लेकिन दिखता नहीं है, इसका मतलब ये है। तो ऐसा लिखिए ना कि इट इज ओडरलेस एंड इनविजिबल, लाइक स्मोक है। स्मोक क्या है, विजिबल होता है लेकिन ओजोन विजिबल नहीं होता, इसलिए उसको साइलेंट बोलते हैं। सेकंड चीज़, ये जो है ना क्या करता है, ये इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं डालता, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है हेल्थ पे, इसलिए भी इसको बोलते हैं साइलेंट पोल्यूटेंट है। फिर ये होता है टाइम डिपेंडेंट, मतलब कि जब सनलाइट होगी तभी जो है ना ओजोन लेवल पोल्यूशन ज़्यादा होती है, हर सीजन में नहीं होती, तो इसलिए भी बोलते हैं साइलेंट पोल्यूटेंट है। समझ गए आप ना? तो ये पॉइंट लिखना है बेसिकली, आप कुछ गलत बता रहे हैं। देखिए क्या है ना, क्वेश्चन के डिमांड को समझिए पहले। समझ रहे हैं ना? क्लियरली समझ नहीं आया था कि साइलेंट पॉल्यूटेंट क्यों बोलना चाह रहे हैं। साइलेंट पोल्यूटेंट का मतलब ये है कि वो चुपचाप है। तो चुपचाप क्यों है, जानते क्यों? क्योंकि वो हर सीजन में जनरेट नहीं होता, वो जनरली समर सीजन में ही ज़्यादातर जनरेट होता है, क्योंकि उसको सनलाइट बराबर मिलती है। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि चूँकि वो इनविजिबल होता है, जैसे स्मोक है, स्मोक को आदमी देख सकता है कि हाँ वहाँ धुआं है, लेकिन इसको आदमी देख नहीं सकता, इसलिए भी इसको बोलते हैं साइलेंट पोल्यूटेंट है ये। और इसका जो इम्पैक्ट होता है ना, ये लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता, इसलिए भी बोलते हैं साइलेंट पोल्यूटेंट है। तो ऐसे आपको लिखना है पॉइंट है बेसिकली। आप क्वेश्चन को डिमांड को समझिए पहले, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, देखिए इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं है, बस दिमाग अपना यूज करना है कि ये उसको क्यों बोल सकते हैं साइलेंट पोल्यूटेंट है। आप लोग दिमाग यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोल ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया का लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। Assess the techno-economic feasibility of scaling nuclear capacity to 100 gigawatt by 2047. बताइए इसके कितने पार्ट्स हैं? इसमें हो जाएगा पहले तो रोल ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, पहला ये हो जाएगा। तो जैसे असेस बोला है ना, तो असेस अगेन आपने इससे पहले बताया था कि दोनों बताना रहेगा। हाँ, limitations and the techno-economic feasibility of scaling nuclear capacity to 100 gigawatt by 2047. तो बताइए कितने पार्ट्स हैं इसके? इसके 3 पार्ट होंगे टोटल। हाँ, फर्स्ट रोल, फिर सेकंड उसका पॉजिटिव, फिर सेकंड थर्ड नेगेटिव। हाँ। तो बताइए इसके इंट्रोडक्शन। हाँ बोल। इसमें हम लोग ये टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जो बोलिए, तो इसको तो अलग करके भी कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या दिक्कत है और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में क्या दिक्कत है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, इसको सम्मिलित करना ही सही रहेगा। एक साथ लिखिए ज़्यादा से, अगर 15 मार्कर होता तो ठीक है, आप अलग कर सकते थे। 10 मार्कर क्वेश्चन है ना, तो आप एक साथ ही लिख दीजिए। क्योंकि आपको टाइम बचाना है ना। हाँ बताइए क्या लिखेंगे इसके इंट्रोडक्शन में? इसके इंट्रोडक्शन में न्यूक्लियर एनर्जी है, रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसका बेसिक बता देंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी इको फ्रेंडली या और रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सिंपल हो जाएगा बैठने वाला तो। अरे ऐसा लिखिए ना कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना, ये जो है ना एनर्जी जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन के थ्रू, ऐसा लिख दीजिए। और एंड इट हैज लो कार्बन एंड हाई डेंसिटी एनर्जी। तो बेसिक में जाएगा, जैसे आपने इसमें क्या पैराफ्रेज किया है कि इट इज ए क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रमोट्स इकोनॉमी फ्रेंडली टू डेवलपमेंट। नहीं, इसमें अपने से आपने क्या ऐड किया है, तो ये इंट्रोडक्शन सही नहीं है आपका, ये समझ गए आप ना? तो मुझे आप एक दिन बताइएगा, क्योंकि मैंने हर इंट्रोडक्शन गलत ही लिखे अब मुझे जो लग रहा है। हाँ, तो आपका कल पेपर है क्या? कल है मेरा पेपर, 3 और 4 है। हाँ, तो कल के बाद जो है ना, परसों में आपको जो है ना
है ना, क्योंकि शाम को तो मैं आपको यही कराऊंगा, लेकिन दिन में जो है ना, परसों जो है ना, आपको बताऊंगा ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जहाँ जैसे सुना है तो बस वही कि या तो आप करंट अफेयर्स लिंक करो या तो आप डेटा बता दो, तो मैं फिर जहाँ पर लिंक होता है वहाँ वो बता दूँगी, वो जहाँ नहीं लिंक होता तो वहाँ पे ऐसा रेसिपी को बनाना पड़ता है। समझ गया समझ गया, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कल, बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट बताइए, रोल ऑफ न्यूक्लियर पावर इन एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी इसमें ये होगा कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम होगी हमारी क्रूड ऑयल पे, और फिर ये जैसे क्रूड ऑयल और फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का रिडक्शन हो पाएगा, और एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेगा, ठीक है, आपने ये सही लिखा है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स करेगा, ये कर सकते हैं आप। और ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन से बचाएगा ये। हाँ, बस 3 पॉइंट ही लिखना है। अब बताइए कि टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ स्किलिंग न्यूक्लियर कैपेसिटी, इसमें क्या लिखेंगे? तो पहला तो ये है कि लिमिटेड यूरेनियम रिसोर्स है, दूसरा एनरिचमेंट करना है उसको। पहले पॉजिटिव बताइए ना, पॉजिटिव क्या बताइए इसका। इसका पॉजिटिव ये रहेगा कि एनर्जी डेंसिटी हाई रहेगी। नहीं नहीं, फायदा नहीं पूछ रहा है वो, फिजिबिलिटी पूछ रहा है कि कहाँ तक जो है ना इंडिया में फिजिबल है ये न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करना। इंडिया में थोरियम बहुत ज़्यादा है, आपको पता है ना। हाँ, तो ये लिखिए ना कि थोरियम की एबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए जो है ना ये मतलब जो है ना ये पोटेंशियल है। सेकंड लिखिए कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR ये इंडिया में डेवलप किया जा रहा है, तो इससे भी तो जो फिजिबिलिटी बढ़ रही है। मतलब ये कहना चाहता है कि 2047 तक हम 100 गीगावाट रिलीज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप लिखिए कि हाँ कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में थोरियम का रिजर्व ज़्यादा है और इंडिया जो है ना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप कर रहा है, ये बताना है आपको बेसिकली। फिर लिखिए कि उसके लिमिटेशंस हैं। हाँ, तो इसमें लिमिटेशन लिखिए, यानी कि इसमें यूरेनियम कम है इंडिया में, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, सेफ्टी इशू है, ये सब लिखिए, इसके लिमिटेशंस हैं। बस हो गया, 2 पॉइंट लिखिए दोनों में। तो ऐसे बताना है, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे आपने 8 पॉइंट इसमें लिख दिया है और वो भी सब निगेटिव पॉइंट में। नहीं नहीं नहीं, ऐसे में कहाँ से मार्क्स। मुझे तो इसकी डिमांड ही अब क्या करके क्लियर हुई कि ये क्या पूछ रहा था। उस समय तो मुझे ये लगा ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी का एडवांटेज क्या होगा और क्या दिक्कतें आएगी। कोई नहीं, यही तो सीखना है, कोई बात नहीं। कंक्लूजन बताइए। न्यूक्लियर एनर्जी हैज पोटेंशियल टू इम्प्रूव इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, हाउएवर कभी भी यदि एनर्जी का क्वेश्चन हो ना, तो एक इंडिया ने बहुत बड़ा टारगेट रखा है एनर्जी के लिए, क्या बताइए। नहीं नहीं, उससे भी बड़ा टारगेट रखा है। हाँ, नेट जीरो एमिशन बाई 2070। तो लिखिए ना कि न्यूक्लियर एनर्जी कैन बेटर कंट्रीब्यूट इन इंडियाज टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड सेफ्टी इशू, ऐसा कुछ है तो बेटर हो जाएगा। इकोनॉमिक क्वेश्चन में ट्राई कीजिए कि आप जो है ना डाटा वगैरह ज़्यादा यूज कीजिए, टारगेट से ख़त्म कर दीजिए, आत्मनिर्भर भारत से ख़त्म कर दीजिए, वसुधैव कुटुंबकम से ख़त्म कीजिए, विकसित भारत से ख़त्म कीजिए। ये कुछ तरीके होते हैं इकोनॉमिक क्वेश्चन के, समझ रहे हैं ना। हाँ। ऐसे हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए।